मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सबों का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा द्वादश में निर्धारित पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के अंतर्गत जूझ पाठ का प्रतिपाद्य एवं सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। जूझ पाठ लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का अंश है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे आदर्श और उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया तथा खेती के काम में लगा दिया। उसका मन पाठशाला के लिए तड़पता था, परंतु वह पिता के कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे पिटाई का डर था। उसे विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि समयानुसार इससे लाभ घट रहा है। समयानुसार इससे लाभ घटते जा रहा है। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक कीमत मिल सके। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था। इस वर्ष भी लेखक के पिता ने जल्दी कार्य शुरू कर दिया और वे जल्दी निपट गए। एक दिन लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी तथा वह बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। अच्छा मौका देखकर वह माँ से पढ़ाई की बात करता है। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि मेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे। माँ तैयार हो गई। वह बच्चों की तड़पन समझती थी, इसलिए रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास जाती है और उनसे सारी बात बताई। उसने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाज़ार में रसमाबाई के पास गुजार देता है। वह खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वह सारे गांव भर में आज़ादी के साथ घूमता रहे। यह बात सुनकर देसाई चिढ़ गए। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह अभी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा। पहले ही मेरा 1 साल खराब हो चुका है। राव ने लेखक से कहा कि घर आने पर दादा को भी मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। माँ बेटा ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात उसे मत बताना। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा। रात को दादा घर पर आया। आते ही माँ ने उन्हें कहा कि वह साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी। तब उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर इधर भेजना। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चला गया। आधे घंटे बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने चला गया। राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? लेखक ने बताया कि वह 5वीं में था, पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया। उन्हें खेती में पानी लगाने वाला चाहिए।
राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन स्वीकार कर लिया। देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है। बीबी व बच्चे को खेत में जोत कर खुले सांड की तरह घूमता है तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा तथा मन लगाकर पढ़। यदि यह मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया, जैसे कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा देखना या जुआ खेलना, खेती व घर के काम पर ध्यान न देना इत्यादि। लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर दिया। देसाई ने पूछा कि कभी नापास तो नहीं हुआ। लेखक के मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में उसने रत्नाप्पा को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। घर आकर दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। स्कूल से छूटते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और खेतों में ज़्यादा काम होने पर स्कूल से गैर हाजिर होना। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे। वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया। कक्षा के शरारती लड़के ने उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज़ पर रख दिया। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू की। तभी मास्टर जी आ गए। लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वे उसे तरह तरह से परेशान करते रहे। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से नई टोपी व 2 नाड़ी वाली चड्डी मैलखाऊ रंग की मंगवा ली। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री मास्टर साहब आए। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। वे लड़के की पीठ पर घूंसा लगाते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे। इस कक्षा में वसंत पाटिल नाम का कमज़ोर शरीर वाला व होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगा रहा। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंद कहने लगे। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा। सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थीं। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े कि अभिनव करके भावबोध कराते। वे स्वयं भी कविता करते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित था। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाता था। वह उन्हीं तरह अभिनय करता। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि वह कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती है। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था, नृत्य कर सकता था। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की। वह अभिनय के साथ गाने लगा तथा अब उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उसे 6ठी 7वीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। मास्टर स्वयं कविता रचते थे। उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे। वे उन कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे थे।
सौंदलगेकर स्वयं कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसकी ही तरह हार मांस का व क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों ही देखी थी। इससे उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर कविता बना सकता है। भैंस चराते चराते वह फसलों और जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर से गुनगुनाता और मास्टर को दिखाता। कविता लिखने के लिए वह कागज़ व पेंसिल रखने लगा। उनके न होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। कंठस्थ हो जाने पर उसे पोंछ देता। वह अपनी कविता मास्टर को दिखाता था। कभी कभी वह रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते। वे उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते। वे उसे पुस्तकें व कविता संग्रह भी देते थे। उन्होंने उसे कविता करके अनेक ढर्रे सिखाए, यानी उन्होंने उसे कविता करने के लिए अनेक प्रकार बताए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिलती और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। उसे शब्दों को महत्व समझ में आने लगा। तो यह रहा जूझ पाठ का प्रतिपाद्य एवं सारांश। आज इतना ही। अगली कक्षा में दूसरा पाठ में प्रारंभ करूंगा। धन्यवाद।